इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। लगातार मुल्क में जो हालात थे उस हालात पर आज मुझसे बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष सरदार जय सिंह साहब मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सत्यपाल मलिक की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, फिर वो बिहार के गवर्नर बने, फिर गोवा के गवर्नर बने, फिर वो मेघालय में, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के बने। लेकिन वो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं कि वो उसमें जिस तरह की सियासी चीज़ें की गई थी, मतलब बीजेपी की तरफ से, तो आप तमाम चीज़ें कैसी लगती है, कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि सत्यपाल मलिक ने साफ गोई से अपनी बात कह दी। सवाल है कि पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ और उसके आधार पर देश के वोट बैंक को लामबंद किया, पोलराइज़ करते हैं। और पोलराइज़ करने का ही 2019 का तरीका था और उसने पुलवामा को सामने रखकर पोलराइज़ हुआ। तो इसका मतलब है कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं वो सत्य है और वो सच की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। इसमें एक बात ये भी क्या कही जा सकती है कि उनका जो कार्यकाल तो सब ख़त्म हो गया, अब वो कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो ये बात अब क्यों कह रहे हैं? बात 2021 की बात थी, उस टाइम वो बोल सकते थे। नहीं, उन्होंने वैसे तो ये कहा है कि मैंने उसी समय बोल दिया था और 2-3 दिन अखबारों में भी कुछ चर्चा हुई थी जब वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी ने कहा कि आप चुप रहें। उसके बाद देश के जो सुरक्षा के अधिकारी हैं उन्होंने भी उसको कहा, देओल ने भी उसको कहा कि आप चुप रहें। तो मतलब ये है कि शायद उनको कहा गया होगा कि आप चुप रहें, तो चुप रहे। पर जो सच है वो तो उसको बोलना ही था। तो अगर वो बाहर आ गए तो उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, तो हमें तो उनका थैंक्स करना चाहिए कि कहीं ना कहीं सत्यता के पास है। और सरकार का ये काम है कि वो पुलवामा के आधार को पूरी तरह लोगों के सामने उस रिपोर्ट को पेश करे। अगर वो पुलवामा हुआ था और किस कारण हुआ था उसका पूरा जायज़ा लोगों के सामने रखे, ताकि लोगों में विश्वास बने कि ये देश की रक्षा के लिए है। नहीं तो लोग यही मानेंगे कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं वो सच है। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि आपकी फ़ेसबुक के अंदर आपने लिखा कि सिखों से खालिस्तान के नारे लगवाए जाते हैं, नारे लगवाए जाते हैं। सर ये क्या चीज़ है सर? ये देखो, सिखों में कोई खालिस्तान की ना डिमांड 1947 में थी ना 1966 में थी। हाँ, उनको ये तो था कि पंजाबी सूबा बनना चाहिए जहाँ सिखों की बहुत। लेकिन जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो भी तो सिख है सर। ऐसा कोई डिमांड अगर कोई आदमी उठाता है तो खालिस्तान की मांग करना या खालिस्तान की बात करना कोई देशद्रोह तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कोई भी आदमी अपने के लिए कोई चीज़ मांग सकता है, कोई प्रस्ताव रख सकता है, वो मानना ना मानना। हाँ, अगर उसके पीछे कोई खून खराबा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई वैसा तंत्र हो, तब तो बात मानी जाए, तब तो वो क्रिमिनल एक्ट है। अदरवाइज अगर कोई खालिस्तान मांग रहा है तो वो तो कोई क्रिमिनल एक्ट तो है नहीं सर। खालिस्तानी मांगने का तो अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं ना सर। वो अपने अलग कानून की बात कर रहे हैं भाई, वो अलग बात। ये बात अमृतपाल की जो आइडियोलॉजी उसके बारे में क्या है सर? वही मेरा ये कहना है कि अमृतपाल दुबई से आया। जी, नौजवान था, क्लीन शेवन था, वो आया और यहाँ आके वो सिख बन गया। अब ये तो सच्चाई सरकार को देखनी है कि उसके पीछे का सच क्या है। पहले आपने उसको खड़ा कर लिया, लोगों में, सिखों में ये विश्वास चला गया कि इस नौजवान को किसी साजिश के तहत सिखों को बदनाम करने के लिए इसको आगे खड़ा कर दिया। आगे खड़ा करके उसको इतना ताकत बना दी कि उसके पास 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ उसके नीचे चलने लग गई। आपने उसको ये कहा और गुरुद्वारों में जाकर वो कहीं कुर्सियाँ लगी थी, वो आपने उसको भी तोड़ दिया, उसको भी आग लगा दी। तो क्या सरकार से तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो अजनाला में उसके किसी मित्र को आपने अरेस्ट किया, किसी कारण अरेस्ट किया, उसको छुड़वाने के लिए 8 वो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी लेकर बीच में 8 थाने पड़ते थे जहाँ से वो चला और अजनाला तक पहुँचा, और अजनाला में थाने के अंदर ही गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश आपने करवाया। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको पता था कि ये काम होने जा रहा है तो आपको उसी समय रोकना चाहिए था, बजाय के पूरे सिखों को कटघरे में खड़ा करके। अगर वहाँ गोलियाँ चल जाती है, कुछ और हो जाता, पूरी सिख कौम इसी हालात से गुजरती जो 1984 में गुजरती है। इसलिए सिख ना तो उसके साथ खड़ा था, ना कोई ऐसी बात थी। हाँ, कुछ लोग होते हैं, हर एक आदमी अपने अपने विचार होते हैं, पर ना तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये आवाज़ उठी, ना ही अकाल तख्त के जथेदार ने आपसे कोई डिमांड की। तो मेरा ये कहना है कि आप सिखों को बदनाम करने के लिए खालिस्तान का नारा क्यों देते हैं। दूसरी बात यह है कि खालिस्तान जो आप पाकिस्तान का इसके पीछे का एक तरीका बनाते हो कि पाकिस्तान इसके लिए खड़ा करता है, तो पाकिस्तान ये गलती क्यों करेगा। महाराजा रणजीत सिंह का राज तो, खालसा राज तो
लाहौर में राजधानी थी। तो क्या कल को अगर यहाँ खालिस्तान बनता है तो क्या पंजाब वो इस खालिस्तानी वो दोबारा से पंजाब के उस हिस्से को जो उससे टूट गया उसकी डिमांड नहीं करेंगे? तो पाकिस्तान ये गलती क्यों करेगा? पाकिस्तान का भी हवा आपको नहीं खड़ा करना चाहिए, ना ही खालिस्तान के साथ जोड़ना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपका एक आर्टिकल देखा, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन भी होना है। आपने कहा कि मुसलमानों और सिखों की हिस्सेदारी की आपने बात कही, तो सर वो क्या चीज़ है, किस हिस्सेदारी की आप बात कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक जनगणना की बात की कि जाति जनगणना की बात की। हमने कहा कि हिंदुओं में तो जाति जनगणना हो जाएगी, ना मुसलमान में जाति है ना सिखों में जाति है। ये तो जाति की जगह सिख लिखते हैं, मुसलमान लिखता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इसका मतलब है कि जो 20, 22, 25% आबादी है वो तो इससे बाहर हो गई, ना उसके पास जाति का बेनिफिट रहा, ना उसके पास, और धर्म के नाम पर आप आरक्षण है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम मुसलमान और सिख की हिस्सेदारी का सवाल तो खड़ा होना चाहिए। जब जाति के सियासत में, हाँ, सियासत में पॉलिसी मेकिंग, अगर सियासत राजनीति में पॉलिसी मेकिंग में अगर उनका हिस्सा ही नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं सर, वो कोई अपनी अलग कोई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? मेरा ये कहना नहीं, ये तो मुसलमान और सिख को सोचना है कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, और आज के हालात में वो पार्टी बनाएंगे भी कैसे। मेरा ये कहना है कि ये ठीक है कि अकाली दल सिख रिप्रेजेंटेशन रहा, इधर मुस्लिमों की तरफ से भी कई बार ऐसे प्रयास किए गए कि कुछ लोगों ने अपनी पार्टियाँ बनाई, जैसे AIMIM ने भी अपनी पार्टी बनाई। पर AIM कम से कम क्योंकि सारे हैं, तो मुस्लिम अगर कैंडिडेट, मैंने तो एक सवाल किया था कि मुस्लिम कैंडिडेट कहीं कांग्रेस खड़ा करती है तो क्या हिंदू वोट देगा? हिंदू वोट नहीं देता। तो मेरा ख्याल है कि अकेला मुस्लिम अपने आप में राजसत्ता में जा नहीं सकता, अकेला सिख भी नहीं जा सकता। तो हम सबको मिल, जब आप सिख और मुस्लिम का वोट आप लेते हैं तो आप उनको भी वोट दें, तो तब तो सेकुलर है, अदरवाइज सेकुलरिज्म कहाँ? किसका दामन जो थामे, मुस्लिम और सिख? देखो, ये अब हमारे पास, मेरा ये मानना है, मैं किसी के बारे में नहीं कह, हमारे पास अब चारा नहीं रहा। नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस के बिना हमारे पास ना सिख और ना मुसलमान के पास कोई चारा नहीं। ये हमने तजर्बा किया है। 1992 भी कांग्रेस के समय हुआ, 1984 भी कांग्रेस के समय हुआ। पर मैं इसमें कांग्रेस की बजाय जो RSS का जो लॉट कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस को RSS ही कांग्रेस बनाया, वो कांग्रेस को समझना चाहिए कि ये गलती कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस अगर सेकुलर है तो उसको सेकुलर चेहरा और सेकुलर अपना निज़ाम रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के साथ तमाम वो सियासी पार्टियां एक साथ जो है वो प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर। अभी राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के पास गए थे, और अखिलेश जी, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं 24 के इलेक्शन में। तो इसमें क्या एक सवाल बार बार लोगों के सामने आया है कि 1 to 1 फाइट हो। इससे बीजेपी और स्ट्रांग होगी। जब भी आप 1 to 1, आपने आर्टिकल भी लिखा कि नीतीश कुमार से बीजेपी स्ट्रांग होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रास्ता ही गलत है जी। कांग्रेस को अगर दोबारा से आना है तो UPA की तरह ही कांग्रेस को आना पड़ेगा। कांग्रेस को अपने तौर तरीके पर सामने आना पड़ेगा, जो पार्टियां उन मुद्दों पर उसके साथ आ सकती हैं। ये नहीं है कि मुसलमानों को वोट लेने के लिए अखिलेश आए, मुसलमानों को वोट लेने के लिए ममता आए, मुसलमानों को वोट लेने के केजरीवाल आए, मुसलमानों का वोट खींचने के लिए कोई और पार्टियां आए। इन पार्टियों का कोई औचित्य नहीं रहा। सिख और मुसलमान को भी ये सोचना चाहिए कि उसको नेशनल पार्टी के तौर पर सामने आना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। हमारे पास कांग्रेस के बिना और कोई चारा नहीं है। हालांकि मैं ना तो कांग्रेस का सदस्य हूँ, ना मैं प्राइमरी मेंबर भी हूँ, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। और ना चारा होते हुए हमारे पास, हम ये तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को अपना निज़ाम बदलना चाहिए, उसको अपना सेकुलर निज़ाम लाना चाहिए जिसमें सिख और मुसलमान की भी हिस्सेदारी हो, ताकि वो भी ये तो इस अलायंस से आप मतलब सही नहीं समझते, मुस्बत अंदाज में नहीं होगा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ये बिल्कुल ही 1 साल ख़राब करने का ये रास्ता, शायद बीजेपी ने उनको रास्ता दिखाया हो कि ये रास्ता है। लोग, हर एक आदमी यही आर्टिकल लिख रहा है, और जितने भी आर्टिकल आए हैं, ख़ास तौर पर अभी कईयों के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, वो सब लिखते हैं। एक अभी सत्यपाल मलिक ने भी कहा कि 1 to 1 फाइट होगी, 1977 में 1 to 1 फाइट हुई थी, इस तरह की फ़ाइट होगी तो शायद हो जाए। ये सवाल ही गलत है। इनको वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जैसे सोनिया गांधी ने 1997 के बाद आकर UPA बनाई, और 7 साल के अंदर ही 145 सीट जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे स्तंभ को तोड़ा। और उसमें, और आप एक और देखें, एक और ध्यान रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह सरकार 145 कांग्रेस जनों के साथ थी, और 2009 में वही कांग्रेस 2009 में 206 हुई।
अब अगर मोदी जी का ही आप ले, मोदी जो 2014 में 168 कांग्रेस के मेंबर ही मोदी के मेंबर वो पार्लियामेंट में गए, कांग्रेस जानी थी, कांग्रेस को छोड़कर वो गए उनके 168 तो वही 282 में से 168 तो वही थे। इसका मतलब बीजेपी के पास कोई अपना संख्या बल नहीं था। तो कांग्रेस के अंदर बीजेपी का लॉट बैठा था वही टूटकर बीजेपी के साथ गया। और 2019 में क्या हुआ कि 282 से 303 का आंकड़ा हुआ, जबकि पुलवामा का नाम लिया और कई काम किए, नोटबंदी भी रही, सारे काम किए, उसमें से क्या मिला? इसका मतलब 21 का आंकड़ा बढ़ा, 282 से 303 हुआ। और मनमोहन सिंह को देखें तो 145 से जब सिख और मुस्लिम मनमोहन सिंह के कारण कांग्रेस में आए तो 206 हो गया, 61 आंकड़ा बढ़ गया। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को दोबारा से यूपीए वाला गठन करना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए, और जो पार्टियां उनके विचारों के साथ सहमत हैं वो अगर सामने आ जाएं तो एक नया मुहाज बन सकता है। अच्छा, एक मेरा सवाल ये भी था, अभी फ़िलहाल में ये एनसीईआरटी के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें मुग़लों के इतिहास को मतलब डिलीट किया गया है। गोडसे जो गांधी के कातिल है उसका भी नाम मतलब वो डिलीट किया गया है। काम से कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरा तो साफ कहना है, मैंने तो उस दिन कहा और मैं कई मंचों पर इस बात को कहा है कि अगर मुग़ल पीरियड को ख़त्म कर दिया जाए तो सिख पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा। क्योंकि बाबर के समय गुरु नानक है और औरंगज़ेब के समय गुरु गोविंद सिंह है। तो इसका मतलब हम तो सिख इतिहास को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये रास्ता ही गलत है। इतिहास को इतिहास रहने दें, इतिहास को मिथ्यास न बनाएं। क्योंकि आज तक आपने मिथ्यास लोगों को पढ़ाया, पहले बार इतिहास आया और इतिहास खून से लिखा इतिहास है, इसको अपना मिटा सकते हैं या ना ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए ये जो संबंध है, हाँ ये मैं मानता हूँ, सिख और मुस्लिम और औरंगज़ेब और मुग़ल सल्तनत के साथ सिख गुरुओं के संबंध खट्टे मीठे रहे। अगर आप हरमंदिर साहब को ही देखें कि उसका जगह अकबर अलॉट करता है, उसकी साईं मियाँ मीर उसकी हरमंदिर साहब की नींव रखते हैं, उसका आर्किटेक्चर जो वास्तुकला है हरमंदिर साहब की वो मस्जिदनुमा है, उसका गुंबज भी मस्जिदनुमा है, उसका रास्ता आने जाने का रास्ता भी, दरवाज़ा भी पश्चिम की तरफ है। तो इसका मतलब है, और उसका नाम हरिमंदिर है। तो इसका मतलब है कि सिखों में एक सोच रही कि जिसने सिख और हिंदू, मुसलमान और हिंदू को जोड़ा है, ये रास्ता जो सिख है तय करता है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि ऑल इंडिया पीस मिशन का क्या कदम होगा इस तमाम जो इतिहास को अगर मिटाया जाता है? हमारा ये कहना है कि ये रास्ता, एक तो जो एनसीईआरटी में ये काम किया ये गलत किया, इस रास्ते पर उनको नहीं चलना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए और बिल्कुल इतिहास को इतिहास के तौर पर पढ़ाना चाहिए और साइंटिफिक इतिहास पढ़ाना चाहिए। और गैर साइंटिफिक इतिहास का कोई लाभ नहीं होगा, इसको मिथ्यास नहीं बनने देना चाहिए। और ये सिखों को भी सोचना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए। और मुग़ल सल्तनत कोई बाहर से नहीं थी, उसने यहीं रहे, यहीं अपनी उनकी सारी कब्रें भी यहीं हैं और सारा सिस्टम भी यहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुग़ल को अदरवाइज़ नहीं ढूंढना चाहिए। अभी फ़िलहाल में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, रेसलर जितने भी हैं जो यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं ब्रिजभूषण पर, जो उनके मेंबर पार्लियामेंट है, तो उसको किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, फैसला किया है कि उसके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए और पता लगा कि उसके ऊपर FIR लॉन्च होगी, ये बिल्कुल सही है। उसका बिल्कुल ऑल इंडिया पीस मिशन समर्थन करेगा उनका जाके? मैं समझता हूँ कि जो रास्ता है बिल्कुल उसका जांच होनी चाहिए, उसके रास्ते पे चलना चाहिए। अगर कोई कसूरवार है उसको पेश होना चाहिए और उसको अपना कसूर मानना चाहिए। इसमें क्या बात है, दोष सिद्ध होना चाहिए उसके ऊपर। अगर बाकियों पर हो सकता है तो इन पर क्यों ना हो।